मॉर्निंग 11 क्लास स्टूडेंट। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, राइट। तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, है ना, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जहाँ तो वो स्केलर नेचर में जाएगी या जो वेक्टर नेचर में आएगी, है ना। तो जैसा कि आपने 10th लेवल पे पढ़ा हुआ है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं हमारे फिजिक्स में कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं ली जाएगी, है ना। तो आज हम थोड़ा सा वो आइडिया भी देखेंगे कि दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी वेक्टर क्वांटिटी में क्यों नहीं ली गई। फॉर एग्जाम्पल करंट। तो करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई मैग्नीट्यूड होता है ना, जिसकी डायरेक्शन भी दी जाती है किसी भी सर्किट में, आपने 10th लेवल में पढ़ा होगा। फिर भी करंट को आपने स्केलर क्वांटिटी ही बोला। अब क्वेश्चन राइज ये है कि स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला। तो जहाँ पे आप एक चीज़ सीखेंगे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी जो है वो वेक्टर नहीं बन जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना। अगर हम डायरेक्शन को चेंज करें तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाना चाहिए, बट करंट के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायर है ना, इसमें मैंने नोट किया और मान के चलो कि 2 मिली एम्पियर करंट इस वायर में चल रहा है। तो ये वायर बिल्कुल स्ट्रेट है। किसी तरीके से मैं इस वायर में ऐसे बेंड कर देता हूँ इधर, तो इसका मतलब है कि पहले करंट ऐसे गया, फिर करंट ने डायरेक्शन चेंज की, लेकिन आपने देखा कि ये जो इस वायर में करंट अभी भी 2 मिली एम्पेयर ही है। इन शॉर्ट की करंट की डायरेक्शन चेंज होने से करंट के मैग्नीट्यूड को फर्क नहीं पड़ा। मैग्नीट्यूड जितना था पहले जितना ही रहा, तो इसलिए करंट को एक स्केलर क्वांटिटी नहीं बोला, है ना। जितनी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉज को फॉलो करती हैं, वो एंगल पे भी डिपेंड करती हैं, है ना। तो अगर दो करंट, जैसे दो वायर में करंट आ रहा है, एक करंट ये जा रहा है, एक ये करंट जा रहा है, इनके बीच में ये एंगल है और दोनों का मिलकर करंट इधर जाता है, तो इधर करंट कितना है, इन दोनों के सम के बराबर। मान के चलो कि इसमें 2 एम्पियर करंट था, इसमें 3 था और इसमें 5 एम्पियर हो गया। लेकिन जब हम इन वायर के बीच में एंगल चेंज कर देंगे, है ना, 2 एम्पियर को इधर के बजाय इधर कर दें, तो एंगल बढ़ गया, लेकिन करंट ये अभी भी 5 एम्पियर ही रहेगा। हाँ, अगर एंगल चेंज करने से ये इस वैल्यू को फ़र्क पड़ जाता, है ना, तो तब ये हम बोलेंगे वेक्टर के लॉज को ओबे कर रहा है करंट, तब ये आप इसे क्या कर सकते थे, वेक्टर क्वांटिटी मान सकते थे। कुछ ऐसी भी हमारे पास फिजिक्स में क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन डिफरेंट जो है मैग्नीट्यूड बन जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर हो गया, है ना। तो प्रेशर में क्या है कि हर जगह जो है प्रेशर की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। अगर एक पानी जो है इनक्लोज किया हुआ है एक वेसल के अंदर, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रेशर बताना होगा तो दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेसल, है ना। तो जो डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो ऐसी क्वांटिटी को हम नहीं स्केलर बोलेंगे, नहीं वेक्टर बोलेंगे, तब ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर बोलेंगे, है ना। बट फिलहाल याद रखिए, अप टू 12th क्लास तक टेंसर तो कभी भी पढ़ाया नहीं जाएगा आपको, इसलिए ऐसी क्वांटिटी को आपने प्रेशर ही बोलना। हाँ, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आता है और वहाँ पे टेंसर की वैल्यू भी दी गई हो, तो देन टेंसर इज़ द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। बट अगर टेंसर नहीं है तो फिर आप उसे स्केलर लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। इसलिए आप अप टू 12th क्लास तक प्रेशर को स्केलर ही मानकर चलते हैं। प्रेशर या स्केलर क्वांटिटी, तो बेसिकली मैंने बता दिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो वेक्टर की जो है, जितने भी वेक्टर हैं 2 टाइप के हैं। एक को हम बोलेंगे पोलर वेक्टर्स और दूसरे को बोलेंगे एक्सियल वेक्टर, है ना। इनमें भी थोड़ा सा आपने डिफरेंस याद रखना ना कि पोलर वेक्टर क्या होंगे और एक्सियल वेक्टर क्या होंगे। ये पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं
जिन वेक्टर की डायरेक्शन जो है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी होती है ना। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है किस तरफ होगी, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन या अलॉन्ग द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है, जैसे इसको फोर्स लगी, राइट, तो ये किस तरफ इसका मोशन बनेगा फुटबॉल का, अंडरस्टूड है कि फोर्स इधर लगी तो इस तरफ ही मूव करेगा, है ना। तो इसलिए फोर्स क्या आ गया, फोर्स एक पोलर वेक्टर आ गया, है ना। और भी अगर हम बात करें तो हम इन शॉर्ट ये याद रखना कि जिस तरफ अगर बॉडी क्या कर रही है, जिस तरफ बॉडी जो है मूव कर रही है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी उसी को रिप्रेजेंट करती है तो वो पोलर वेक्टर। जैसे अगर बॉडी इधर मूव कर रही है, मैं बोलूँगा इस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो अंडरस्टूड है वेलोसिटी की डायरेक्शन इतनी होगी। इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ही ली जाएगी। तो ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारे पोलर वेक्टर बोला जाएगा इनको। और दूसरा आ जाएगा एक्सियल वेक्टर। ये एक्सियल वेक्टर क्या है, एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन जो है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी जो है ऐसे रोटेट कर रही है ना, और ये उसकी एक्सिस है, तो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। मैं बोलूँगा इस बॉडी ये जो है बॉडी जो है किसको रोटेट कर रही है, इस एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगी, चाहे वो ऊपर की तरफ चाहे वो नीचे की तरफ, ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर माना जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी हो गया, है ना, एंगुलर मोमेंटम हो गया, राइट। तो कहने का मीनिंग हो गया कि अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि ये हमारे पास कोई वेक्टर ए और ये कोई वेक्टर वी, राइट। अब हमारे पास जैसे ए से बी वो जा रहा है तो इट मीन्स इधर से इधर गया वो, है ना। तो इस एक्सिस, इस जो उसकी डायरेक्शन बनेगी नेट वेक्टर क्वांटिटी की रिजल्टेंट की, वो ये बन जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास ओ ए और कोई चीज़ रिवॉल्व की ओ से बी चला गया, है ना, उस समय हमारे पास जो उसका क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम बनेगा बॉडी का, उसकी डायरेक्शन ये रहेगी उस तरफ। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक एक्सियल वेक्टर हो गया। ऐसे बहुत सारी टर्म्स जो हैं रिलेटेड टू द वेक्टर्स आपने पढ़नी है। आपने पढ़ी थी कि ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड चाहे अनइक्वल क्यों ना हो, है ना, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये, अब इन दो डायग्राम में एक सेट मैंने ए लिया, एक बी लिया, ए को मैंने ए वेक्टर बोला, ए को मैंने बी वेक्टर बोला, इधर भी मैंने ए को ए वेक्टर बोला, ए को मैंने बी वेक्टर बोला। क्या डिफरेंस देख रहे हैं इसमें, दोनों ए और बी की डायरेक्शन क्या है, सेम साइड, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है अनइक्वल। मैग्नीट्यूड से आप क्या समझेंगे, आप एरो की लेंथ देख लीजिए, अगर एरो की लेंथ ज़्यादा है, बड़ी है, तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा। इसमें बी वेक्टर जो है ए वेक्टर से बड़ा होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो हम इनको पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, हम इनको भी पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। पैरेलल वेक्टर के लिए दोनों कंडीशन नहीं, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड चाहे अनइक्वल क्यों ना हो। और एक होता है हमारे पास, इसी के दूसरी साइड हम चले जाएं तो हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर जो है जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए, डायरेक्शन भी सेम चाहिए, है ना, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर नहीं है, ये हमारे पास इक्वल वेक्टर है। ऐसे ही एक हम बोलते हैं पैरेलल की जगह पर हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना। और फिर हम अनइक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं, अनइक्वल वेक्टर। तो देखो इनमें भी माइनर सा डिफरेंस है। अगर हमारे पास दो वेक्टर जो हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, चाहे मैग्नीट्यूड उनका सेम नहीं भी हो, तो वो एंटी पैरेलल माने जाएंगे, है ना, लेकिन अनइक्वल नहीं माने जाएंगे। अनइक्वल वही वेक्टर होंगे जिनमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना, डायरेक्शन
भी सेम, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम। तो ये हमारे पास अनइक्वल है और ये हमारे पास अनइक्वल नहीं है, ये हमारे पास एंटी पैरेलल है। तो ये हमारे पास, जैसे हमने बोला था कि ये हमारे पास इक्वल नहीं है बट पैरेलल है, और ये इक्वल भी है पैरेलल भी है ना। तो हमारे पास इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल ही होंगे। ये हमारे पास एंटी पैरेलल हैं बट अनइक्वल नहीं है, ये हमारे पास अनइक्वल भी हैं एंटी पैरेलल भी हैं, है ना। इनको आप अपोजिट वेक्टर्स भी बोला जाएगा, राइट। तो उसके बाद हमारे पास अगर हम लेके चलें तो हम बोलेंगे को-इनिशियल वेक्टर्स। तो को तो मतलब समझते हैं आप, को का मतलब सेम होता है, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, जैसे मैंने बोला कि ये ओ ए वेक्टर है ना, और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक को मैंने ए बोला, एक को मैंने बी बोला, एक को मैंने सी बोला। अगर सभी वेक्टर मैग्नीट्यूड चाहे उनके इक्वल हों अनइक्वल हों वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन भी उनकी अलग अलग है, लेकिन सभी स्टार्ट कहाँ से हुए, ओ पॉइंट से, तो उनको को-इनिशियल वेक्टर बोला जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें को-लीनियर वेक्टर्स, तो ये भी वेक्टर कुछ है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल है या अनइक्वल है, लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे एक रस्सी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच कर दूँ और रस्सी के ऊपर मैं 2-3 वेक्टर ऐसे ले लूँ, ये तो मैं बोलूँगा ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर, देखिए मैग्नीट्यूड मैंने ज़्यादा लिया, तो ये एक ही सेम लाइन पे हैं, इनको आप को-इनिशियल वेक्टर्स बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोप्लैनर वेक्टर्स। अब प्लैनर्स मीन्स प्लेन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स, ये वाई और ये जेड, है ना। ये प्लेन कौन सी हो जाएगी, एक्स वाई प्लेन। ये कौन सी हो जाएगी, वाई और जेड के बीच में है, वाई जेड प्लेन, और ये प्लेन एक्स और जेड के बीच में प्लेन, है ना। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर हों, जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इस समय ए और बी दोनों कौन से हो गए, एक ही प्लेन के अंदर है, तो कोप्लैनर वेक्टर हो गए। मैं बोलूँगा एक वेक्टर जहाँ पर है सी, है ना, यहाँ ए बी कोप्लैनर है, लेकिन ए और सी जो है वो कोप्लैनर नहीं है, बी और सी जो है वो कोप्लैनर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर जो है अलग अलग प्लेन पे हैं, है ना, तो दे आर कॉल्ड कोप्लैनर वेक्टर्स, है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर, ORTHOGO, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर्स मैंने पहले भी बोला, हमेशा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई ही लिखना, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे ही लिखना, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के ही लिखना, है ना। ये जो यूनिट वेक्टर्स आपने लिखे, आई और जे के बीच में कितना एंगल 90, जे और के बीच में कितना एंगल 90, आई और के बीच में कितना एंगल 90, है ना। तो इस टाइप के वेक्टर्स को आप बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, है ना। तो इट मीन्स दीज आर दोज वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, तो उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोला जाएगा। अगर हम उसके बाद बात करें तो हमारे पास आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, रिजल्टेंट, RESULTANT, रिजल्टेंट वेक्टर। देखो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोल रहा, मान के चलें कि ये एक बॉडी है ना, 2 न्यूटन फोर्स लग रही है इसको, और उसी डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लग रही है ना। इसका मतलब इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितनी हो गई, 5 न्यूटन। अगर मैं कहता हूँ कि इस बॉडी पे एक ही फोर्स लग रही है और वो 5 न्यूटन है ना, तो इसका मतलब हो गया 5 न्यूटन क्या हो गया, 2 और 3 न्यूटन का रिजल्ट हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक सिंगल वेक्टर होगा जो उतना ही काम करेगा, उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा किसी बॉडी पे जितने की बाकी एक से ज़्यादा वेक्टर्स कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों फोर्सेस, 2 फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी पे और टोटल फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन, है ना। अगर उसकी जगह पे कोई एक ही फोर्स लगती है 5 न्यूटन, तो हम इस 5 न्यूटन को क्या बोलेंगे, इन 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का
रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, मीन्स रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो फ्री वेक्टर भी होगा। ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है, जिसकी इनिशियल पॉइंट या जिसको हम टेल बोलते हैं वो फिक्स नहीं है ना, वो फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये x, ये बाई प्लेन और ये एक वेक्टर है OP, तो OP ए वेक्टर है। तो ये हमारे पास जो वेक्टर है ये, इसको आप क्या नहीं बोल सकते, इसको आप फिक्स वेक्टर नहीं, इसको आप फ्री वेक्टर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि P चाहे जहाँ है या जहाँ है O पॉइंट यहीं रहेगा, है ना। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका ये पॉइंट क्या हो, ये पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं हो, उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ये यही पॉइंट अगर मैं ये ले लूँ P और ये ले लूँ Q और इस वेक्टर को B बोल दूँ, तो इस वेक्टर को आप क्या बोल सकते हैं, इस वेक्टर को आप फ्री वेक्टर बोल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है। लेकिन ये वाला वेक्टर अगर OP हम बोलेंगे, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो इस टाइप के वेक्टर को आप फिक्स वेक्टर बोलेंगे। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है ना जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो इस टाइप के वेक्टर को आप जीरो वेक्टर बोलेंगे। और जीरो वेक्टर को आप जीरो से ही डिनोट करते हैं और उसके ऊपर वेक्टर का साइन डाल देंगे। तो अब जीरो वेक्टर जो है कब और कैसे ऑब्टेन किया जाता है ना। तो अब मान के चलिए कि एक वेक्टर में है, हम ऐड कर देंगे उसी का ही नेगेटिव वेक्टर, तो हमें जो है वो जीरो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो जीरो वेक्टर कब बनाया जाता है, तो जब एक वेक्टर को अगर हम क्या करें, उसी के ही नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर दें, तो द रिजल्टेंट वेक्टर विच वी गेट इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, अगर जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसको भी जीरो वेक्टर बना देता है ना। तो अब जीरो वेक्टर अगर किसी वेक्टर में हम ऐड करें तो वो वेक्टर वही रहता है, सेम वेक्टर ही रहता है। ठीक है। अगर जीरो वेक्टर किसी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करें तो उस वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वेक्टर वही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से जीरो वेक्टर उस वेक्टर को भी जीरो वेक्टर बना देता है, राइट। और उसके बाद हमारे पास यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, और सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर भी इसमें बोला जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो है यूनिटी हो। यूनिटी मीन्स वन, है ना। और जो है यूज टू gives the direction of a vector। तो ये यूनिट वेक्टर हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी होगी तो हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। क्यों? और क्यों? इसका मैग्नीट्यूड वन है, मल्टीप्लाई करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करने को भी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप याद रखें I, J एंड K यूनिट वेक्टर के ऊपर जो है इस तरीके की कैप होनी चाहिए, ना कि ये एरो नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कैप है ना। I, J, K के ऊपर कैप है। इनको आप क्या बोल रहे हैं, इनको आप बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन अगर मैं माइनस आई लिखूंगा, इट मीन यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस के नेगेटिव जेड। और जब तक जो पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वाले एक्सिस के यूनिट वेक्टर, नेगेटिव हो जाएगा यूनिट वेक्टर के साइन तो नेगेटिव वाले एक्सिस के यूनिट वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।